ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे मेलिग्नेंट कंडीशंस के कुछ स्टेशंस। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ओवेरियन कैंसर। ठीक है, सो ओवेरियन कैंसर के टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें इट इज़ कन्फाइंड टू द ओवरीज, द कैंसर इज़ कन्फाइंड टू द ओवरीज। उसकी भी आगे से मतलब 1A है, 1B है एंड 1C है। ठीक है, तो हमारे पास जो 1A है दैट इज़ लिमिटेड टू द 1 ओवरी। ठीक है, 1B जो है इट इज़ लिमिटेड टू बोथ ओवरीज। ठीक है, एंड 1C जो है वो 1 या बोथ ओवरीज वाला केस हो सकता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो ट्यूमर है वो ओवरी के सरफेस पे होगा या फिर कैप्सूल के साथ होगा, जो कि रप्चर्ड कैप्सूल होगा। और साथ में यहाँ पे एसाइटीज़ जो है वो ट्यूमर सेल्स में पॉजिटिव नजर आएगी। ठीक है, 1C में क्या होगा, या तो वो एक या दोनों ओवरीज को इन्वॉल्व करेगा, एक को भी कर सकता है, दोनों को भी कर सकता है। और साथ में यहाँ पे जो ट्यूमर है दैट इज़ सीन ऑन द सर्फेस ऑफ द ओवरी, या फिर इट हैज़ अ रप्चर्ड कैप्सूल, या जो ट्यूमर सेल्स हैं दे आर पॉजिटिव और एसाइटीज़। लेकिन 1A और 1B में ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक्सटर्नल ट्यूमर नहीं होता, कोई कैप्सूल रप्चर्ड नहीं होता, मतलब कैप्सूल यहाँ पे 1A 1B में इंटैक्ट होता है, और ना ही यहाँ पे एसाइटीज़ जो है वो पॉजिटिव होती है फॉर ट्यूमर सेल्स। ठीक है, 1A में सिर्फ ये होता है कि एक ही ओवरी इन्वॉल्व होगी, और 1B में दोनों ओवरीज इन्वॉल्व होंगी, और 1C का मैंने आपको बता दिया। सो दिस वॉज अबाउट स्टेज 1 दैट वॉज कन्फाइंड टू ओवरीज। जो स्टेज 2 है दैट इज़ कन्फाइंड टू पेल्विस। ठीक है, इसमें हमारे पास 2A होता है, 2B होता है और 2C होता है। जो 2A होता है ये हमारे पास एक्सटेंड या मेटास्टेसाइज करेगा टू द यूट्रस या फिर टू द ट्यूब्स। ठीक है, जो 2B है ये हमारे पास एक्सटेंड करेगा पेल्विक ऑर्गन्स की तरफ। जो 2C है या तो ये यूट्रस या ट्यूब्स के पास होगा, या ये पेल्विक ऑर्गन्स के पास भी हो सकता है, लेकिन जो ट्यूमर है वो ओबी के सरफेस पे होगा। यहाँ पे भी कैप्सूल रप्चर्ड होगी बिल्कुल 1C की तरह। ठीक है, और यहाँ पे एसाइटीज जो है वो ट्यूमर सेल्स के लिए पॉजिटिव होगी। ठीक है, सो दिस वाज स्टेज 2। जो स्टेज 3 है इसमें जो ट्यूमर है ये हमारे पास एब्डोमिनल पेरिटोनियम, या फिर हमारे पास या तो यहाँ पे एब्डोमिनल पेरिटोनियम के पास कन्फाइंड होगा ट्यूमर, या फिर यहाँ पे रेट्रोपेरिटोनियल या इंग्वानल लिम्फ नोड जो है वो पॉजिटिव होंगे। इसकी भी फर्दर 3A 3B 3C होती है। जो 3A होता है इसमें हमारे पास ट्यूमर जो है वो ग्रॉसली लिमिटेड होता है टू द पेल्विस। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव नोड्स होते हैं, यानी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, और हम हिस्टोलॉजिकली कंफर्म करते हैं बाय माइक्रोस्कोपिक पेरिटोनियल इम्प्लांट्स। ठीक है, जो 3B होता है यहाँ पे एब्डोमिनल इम्प्लांट्स होंगे विद लेस देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो 3C होगा यहाँ पे भी एब्डोमिनल इम्प्लांट्स होंगे, लेकिन ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, और पॉजिटिव रेट्रोपेरिटोनियल या इंग्वानल लिम्फ नोड्स होंगे। ठीक है, और जो स्टेज 4 होगा यहाँ पे डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाएगी, एंड यहाँ पे जो साइटोलॉजी है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, शोइंग प्लूरल एफ्यूजन या लिवर पेरेन्काइमस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सो दिस वाज द स्टेजिंग ऑफ ओवेरियन कैंसर। अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। तो एंडोमेट्रियल कैंसर में हमारे पास वही 4 स्टेजेस होती हैं, और इसमें जो स्टेज 1 है इट इज़ कन्फाइंड टू द यूट्राइन बॉडी। ठीक है, इसमें हमारे पास 1A 1B होता है। 1A जो है इसमें लेस देन 50% इन्वेजन होती है, और 1B में मोर देन 50% इन्वेजन होती है। जो स्टेज 2 है इसमें जो ट्यूमर है इट इन्वेड्स द सर्विक्स। ठीक है, जो स्टेज 3 है इसमें लोकल या रीजनल स्प्रेड होता है ऑफ द ट्यूमर, और इसमें 3A 3B 3C होता है। तो जो 3A है यहाँ पे ये कहाँ पे लोकली या रीजनली इन्वेड करेगा, इट इन्वेड्स द सेरोसा ऑफ द यूट्रस इन 3A। इन 3B इट इन्वेड्स द वजाइना या फिर पैरामेट्रियम, और 3C में ये हमारे पास मेटास्टेसाइज करेगा टू द पेल्विक या पैरायोटिक नोड्स। और जो स्टेज 4 होगा यहाँ पे ट्यूमर इन्वेड करेगा ब्लैडर बाउल में, या फिर यहाँ पे डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी आपको नज़र आएगी। ठीक है, अब हमारे पास 5-year सर्वाइवल रेट फॉर द वुमेन विद एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो क्या है। तो स्टेज 1 का अगर एंडोमेट्रियल कैंसर है तो 88% 5-year सर्वाइवल रेट है।
अगर स्टेज 2 है तो 75% 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, स्टेज 3 है तो 55% 5 ईयर सर्वाइवल रेट, और स्टेज 4 में 16% 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, ठीक है। देन हमारे पास है फीगो स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर भी हमारे पास 4 ही स्टेजेस होती हैं। इसमें हमारे पास जो स्टेज 1 है सर्वाइकल कैंसर का, दैट इज़ कन्फाइंड टू द सर्विक्स, ठीक है। इसमें 1A जो है, इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डिज़ीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही होती है माइक्रोस्कोपिकली, मतलब हम इसको एनालाइज करते हैं। इसमें जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है 1A में, दैट इज़ 7 मिलीमीटर, और जो डेप्थ होती है दैट इज़ अप टू 5 मिलीमीटर, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है दैट इज़ अप टू 7 मिलीमीटर, और जो डेप्थ है दैट इज़ अप टू 5 मिलीमीटर इन केस ऑफ 1A। 1A आगे से फर्दर डिवाइडेड इनटू 1A1 एंड 1A2, ठीक है। जो 1A1 है इसमें हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो 7 मिलीमीटर ही है, लेकिन डेप्थ जो है वो 3 मिलीमीटर तक इन्वेजन है, ठीक है। और जो 1A2 है इसमें वही 7 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे अब जो डेप्थ है 1B में, सॉरी 1A2 में, दैट इज़ फ्रॉम 3 to 5 मिलीमीटर, ठीक है। सो दिस इज़ 1A2। अच्छा, अब 1B जो है उसमें क्या है कि सर्वाइकल लेजन सर्विक्स तक कन्फाइंड है, या फिर इसमें आप देख सकते हैं कि प्री क्लिनिकल लेजन्स जो ग्रेटर देन 1A हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पे भी ऑब्वियसली मैंने आपको बताया स्टेज 1 में ट्यूमर तो सर्विक्स तक ही कन्फाइंड रहेगा। सो 1A2 में भी क्या है कि जो सॉरी 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 1A2 मैंने आपको नहीं बताया, मैं 1B पे आ गई थी। 1A1 और 1 अच्छा सॉरी 1A1 1A2 तो मैंने आपको बता दी। 1B1 का मैंने आपको बताना था। 1B में हमारे पास क्या है कि एक तो जो लेयंस हैं वो सर्विक्स तक ही कन्फाइंड रहेंगी, लेकिन यहाँ पे दीज लेयंस आर ग्रेटर देन 1A, दे आर ग्रेटर देन 1A's लेयंस, ठीक है। तो हमारे पास जो 1B की फर्दर क्लासिफिकेशन है दैट इज़ 1B1। तो 1B1 में जो लेजन्स हैं दे आर नॉट ग्रेटर दैन 4 सेंटीमीटर इन साइज़, लेकिन जो 1B2 है उसमें जो है दे आर ग्रेटर दैन 4 सेंटीमीटर इन साइज़, ठीक है। सो जो स्टेज है उसकी 1A और 1B है। 1A में फर्दर हमने 1A1 1A2 देखा, इसी तरह 1B में भी हमने फर्दर 1B1 और 1B2 देखा है, ठीक है। 1A1 में हमने देखा था कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 7 है, 1A2 में भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 7 मिलीमीटर्स ही है, लेकिन जो डेप्थ है वो वेरी कर रही थी 1A1 और 1A2 में। 1A1 में जो डेप्थ थी दैट वाज 3 मिलीमीटर, 1A2 में इट वाज 3 to 5 मिलीमीटर, ठीक है। जो 1B था वो भी हमारे पास सर्विक्स तक ही कन्फाइंड था, ठीक है। और यहाँ पे जो प्री क्लिनिकल लेयंस थे दे आर ग्रेटर देन 1A, ठीक है। इसमें किस तरह है कि 1B1 में जो लेयंस हैं दे आर लेस देन 4 सेंटीमीटर इन साइज़, ठीक है, लेकिन जो 1B2 है इसमें दे आर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर इन साइज़। सो ये था स्टेज 1। अब स्टेज 2 में हमारे पास क्या है कि ट्यूमर जो है ये हमारे पास सर्विक्स के बियॉन्ड एक्सटेंड कर जाता है इनटू द वजाइना, ठीक है। और यहाँ पे वजाइना में ये लोअर थर्ड को इन्वॉल्व अभी नहीं करता स्टेज 2 में, ठीक है। ये वजाइना में आपको नज़र आएगा, या ये पैरामेट्रियम में भी नज़र आ सकता है, ठीक है। बियॉन्ड सर्विक्स इट कैन गो इनटू वजाइना या फिर इनटू पैरामेट्रियम, और पैरामेट्रियम अभी ये हमारे पास पेल्विक साइड वॉल को अभी रीच नहीं करता, ठीक है। अच्छा, स्टेज 2 में भी 2A है और 2B है। 2A जो है यहाँ पे ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है वजाइना को, और 2B जो है ये पैरामेट्रियम को इन्फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 जो है इसमें ट्यूमर इन्वॉल्व करता है। अब यहाँ पे स्टेज 3 में ये लोअर थर्ड ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व करेगा और ये पेल्विक साइड वॉल्स को भी एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अगर तो ट्यूमर जो है स्टेज 3 में वो लोअर थर्ड ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व कर रहा है तो हम कह देंगे कि दिस इज़ 3A, ठीक है। और अगर ये हमारे पास एक्सटेंड कर जाता है इनटू द पेल्विक साइड वॉल्स तो हम कह देंगे कि दिस इज़ 3B, ठीक है। और वहाँ पे ये एक्सटेंड करेगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस या नॉन फंक्शनिंग किडनी जो है वो देखने को मिल सकती है ड्यू टू यूरिक ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज़ कॉज्ड बाय द ट्यूमर, ठीक है, इन केस ऑफ 3B। देन स्टेज 4 जो है इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4A एंड 4B। स्टेज 4A जो है इसमें ट्यूमर जो है इन्वॉल्व्स द म्यूकोजा ऑफ द ब्लैडर, या फिर रेक्टम को इन्वॉल्व करेगा, या इट वुड एक्सटेंड
बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस, ठीक है। और जो स्टेज 4B है, इसमें ये डिस्टेंट ऑर्गन्स की तरफ स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। सो स्टेज 4A में क्या करेगा कि म्यूकोसा ऑफ ब्लैडर या रेक्टम या फिर उसको इन्वॉल्व करेगा, या फिर ये एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस, और स्टेज 4B में ये डिस्टेंट ऑर्गन्स की तरफ स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हॉस्पिटेशन। दैट इज़ कि एक नेलीपेरस वुमेन है, 56 ईयर्स की है, मीनोपॉज उसको हुआ हुआ फॉर 6 ईयर्स। अब उसको क्या कंप्लेंट है कि उसको इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। साथ में उसको वेट लॉस भी है एंड जनरलाइज वीकनेस है। अल्ट्रासाउंड पे हमें एंडोमेट्रियल थिकनेस इज़ अबाउट 20 मिलीमीटर्स, 4 मिलीमीटर्स तक आई थिंक नॉर्मल होती है, सो इट इज़ अबाउट 20 मिलीमीटर्स, सो इट इज़ ऑब्वियसली अ केस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। सो इस पेशेंट को क्या है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है। इसको कंफर्म हम किस तरह से करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके। रिस्क फैक्टर्स क्या है कि ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस की वजह से हो सकता है, नलिपैरिटी, लेट मेनोपॉज, अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन थेरेपी, ठीक है, या फंक्शनिंग ओवेरियन ट्यूमर, प्रीवियस पेल्विक इरेडिएशन, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री है अगर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की तो उसकी वजह से, या अगर फैमिली हिस्ट्री है कार्सिनोमा ऑफ ओवी या कोलॉन की भी तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सच डिजीज़। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का जो पेशेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट करता है, तो उस पेशेंट को मेनोरेजिया हो सकता है, ठीक है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड स्टेन वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, उसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है, और लेट स्टेजेस में सिम्टम्स ऑफ मेटास्टेसिस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड जो है टू टेक एंडोमेट्रियल सैंपल वो क्या है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड है हिस्टेरोस्कोपी या और डायरेक्टेड बायोप्सी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशन, और इस स्टेशन में वो कह रही हैं कि नेली पेरिस है, 56 ईयर्स ओल्ड है, और वो आती है इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग फॉर 3 मंथ्स की कंप्लेंट के साथ, ठीक है, और वेट लॉस की हिस्ट्री है, जनरलाइज वीकनेस है। अल्ट्रासाउंड जो है वो एंडोमेट्रियल ग्रोथ दिखा रही है, जो कि आपको इस तरह से नज़र भी आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द पॉसिबल डायग्नोसिस, ऑब्वियसली एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इसको कंफर्म किस तरह से करेंगे, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग के थ्रू। रिस्क फैक्टर्स वही पहले भी मैंने आपको बता दिए हैं, सारे वही हैं, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी वही है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेनोरेजिया, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लड स्टेन, वेजाइनल डिस्चार्ज, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ठीक है। और सिंगल टेस्ट जो हेल्पफुल होगा टू डायग्नोज इट, दैट इज हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड DNC, हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड DNC, ठीक है। देन व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डिजीज़। तो स्टेज 1 जो है उसमें आप टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विद बायलैटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप रेडियोथेरेपी देंगे पेशेंट को। अगर इन्वेजन है मायोमेट्रियम में एंड इट इज़ इन्वेडिंग मोर देन द इनर हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम, तो फिर आप रेडियोथेरेपी देंगे, ठीक है। स्टेज 2 में आप क्या करेंगे कि इफ़ पेशेंट इज़ सर्जिकली फिट तो फिर आप रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करेंगे विद बायलैटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी प्लस बायलैटरल पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी भी करेंगे विद पैरा एओटिक नोड सैम्पलिंग, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है शी इज़ सर्जिकली अनफिट तो फिर आप रेडियोथेरेपी कर देंगे, ठीक है। और स्टेज 3 में आप सर्जरी करेंगे एंड रेडियोथेरेपी करेंगे। और स्टेज 4 जो है उसमें जो ट्रीटमेंट है इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। इसमें रेडियोथेरेपी करेंगे एंड ओकेजनल रेजिडुअल डिजीज़ जो है इट कैन बी ट्रीटेड बाय सर्जिकल इंटरवेंशन। उसके बाद है हमारे पास ये स्टेशन, इसमें 44 ईयर्स ओल्ड लेडी है, पैरा 5 है, और वो आती है किस कंप्लेंट से, पोस्ट कोइटल या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, और ये उसको हो रही है 6 मंथ से। सर्विक्स जो है जिस तरह कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है वो दिखा रहा है कि कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स है, क्योंकि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, ठीक है। सो दिस पेशेंट इज़ ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ठीक है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस डिजीज़। तो इसमें हमारे पास अर्ली मैरिज इज़ अ रिस्क फैक्टर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो या फिर इम्यूनोसप्रेशन की हिस्ट्री है, तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ठीक है। देन किस तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे, तो स्टेज 0 एंड जो स्टेज 1A1 है उसमें आप कोन बायोप्सी करेंगे और ट्रैकेलेक्टमी या हिस्टेरेक्टमी कर देंगे। जो अर्ली स्टेजेस हैं जिसमें 1B1 और 2A है जिसमें ट्यूमर जो है इट इज़ लेस दैन 4 सेंटीमीटर इन साइज़, तो उसमें आप क्या करेंगे कि रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करेंगे विद रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड्स
और साथ आप रेडिएशन थेरेपी दे देंगे। और जो लार्जर अर्ली स्टेज ट्यूमर्स होते हैं लाइक 1B2 एंड 2A जो हैं ट्यूमर्स, जिनमें आपके पास ट्यूमर जो है उसकी साइज़ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, तो उसमें आप रेडिएशन थेरेपी, सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमोथेरेपी और साथ में आप हिस्टेरेक्टमी प्लस रेडियोथेरेपी करेंगे। और सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमोथेरेपी जो है इट इज़ फॉलोड बाय हिस्टेरेक्टमी देन, ठीक है। और एडवांस स्टेज के जो ट्यूमर्स हैं इसमें 2B और 4A होता है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं बाय रेडिएशन थेरेपी एंड सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमोथेरेपी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फिगर है इसमें उन्होंने कहा है कि देख के बताएं कि क्या डायग्नोसिस है। दिस इज़ एन ओवेरियन ट्यूमर, ठीक है। इसमें पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, द पेशेंट में भी एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और हार्मोनल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह से आप इसको डायग्नोज करेंगे, आप पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे अगर वुमेन जो है शी इज़ सेक्शुअली एक्टिव। इसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करेंगे जिसमें एब्डोमिनल या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हो सकता है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीरम मार्कर चेक करेंगे और सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप कंफर्म करेंगे उसकी नेचर और टाइप को, तो आप हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू कंफर्म कर लेंगे उसके नेचर और टाइप को। देन यूरोगाइनोकोलॉजी के स्टेशन हैं। यूरोगाइनोकोलॉजी में पहला स्टेशन जो है दैट इज़ आइडेंटिफाई द कंडीशन इन द फिगर। सो ये बेसिकली हमारे पास यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है, ठीक है। इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है कि मीनोपॉज में हो सकता है, की वजह से हो सकता है, या बर्थ इंजरी की वजह से हो सकता है, पेरिफेरल नर्व इंजरी जिसमें पेरिनेल नर्व की इंजरी की वजह से हो सकता है, अगर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग है तो इसकी वजह से भी हो सकता है, एक्सेसिव बेयरिंग डाउन ड्यूरिंग डिलीवरी जो है बिफोर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स। इसके अलावा वेंटोस एक्सट्रैक्शन बिफोर द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड कैन कॉज यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, ठीक है। बिग बेबी की डिलीवरी जो है इट कैन कॉज दिस कंडीशन, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा या स्प्लिट पेल्विस सपोर्ट या कंजेंटल प्रोलैप्स। इसके अलावा रेज्ड इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर ड्यू टू एनी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या लार्ज abdominal tumor, smoking, chronic cough and constipation are also the predisposing factors. इसके अलावा abdominal perineal excision of the rectum, ठीक है, and the radical vulvectomy may lead to prolapse post operatively, ठीक है। then what is the treatment option for this condition, तो इसके लिए कंजर्वेटिव भी ट्रीटमेंट हो सकती है और सर्जिकल भी हो सकती है। कंजर्वेटिव में आप पेरेनियल फ्लोर एक्सरसाइज करा सकते हैं और पेस्ट्री ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, और सर्जिकल में आप वजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर रिपेयर, सर्जिकल में आप वजाइनल हिस्टेरेक्टमी विद पेल्विक फ्लोर रिपेयर कराएंगे। इसके अलावा आप फॉदर गिल्स रिपेयर कराएंगे या जिसको मैनचेस्टर ऑपरेशन करते हैं वो करा सकते हैं, या आप सेक्रोहिस्टेरोपेक्सी या लिफॉर्ट्स रिपेयर करा सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज़ स्टेशन सेइंग दैट 65 years old पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है और वो कहती है कि समथिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ हर वजाइना, एंड आपने इस पिक्चर को देख के बताना है कि दैट व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल डिफेक्ट। सो दिस इज़ यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना, सो दिस इज़ यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स। इसके 3 levels ऑफ सपोर्ट जो है वो लेवल 1 में यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है, लेवल 2 में फेशिया जो वजाइना को सराउंड करता है वो हो जाता है, एंड लेवल 3 में पेरिनियल बॉडी होती है, ठीक है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है ही इज़ सेइंग दैट व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ दिस कंडीशन। तो स्टेज 1 में हमारे पास प्रोलैप्स जो है वो अभी हाइमन तक नहीं पहुंचा होता, ठीक है। अगर वो हाइमन तक पहुंच जाए सो दैट इज़ स्टेज 2, और अगर वो हाइमन से नीचे आ जाए तो दैट इज़ स्टेज 3, ठीक है। देन हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट, तो इसमें आप वजाइनल रिंग पेस्ट्री कंजर्वेटिवली अगर आपने मैनेज करना है तो वजाइनल रिंग पेस्ट्री के साथ मैनेज करेंगे, और अगर आपको सर्जरी करवानी है तो आप वजाइनल हिस्टेरेक्टमी करा देंगे, ठीक है, विद अलॉन्ग विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉल्पो पेरिनियोग्राफी, ठीक है। फिर कॉस्ट फैक्टर्स क्या हैं इस कंडीशन के। कॉस्ट फैक्टर्स में हमारे पास स्ट्रेचिंग ऑफ द सपोर्टिव ligaments like during pregnancy, labor, difficult vaginal या instrumental delivery, that can be a cost factor। इसके अलावा atrophy of the supporting tissues जिसमें आपके पास menopause में आपको देखने को मिलता है, या increased abdominal pressure in case of chronic cough, ascites, repeated lifting of heavy weights,
या chronic constipation या large intra-abdominal tumors all can cause this condition, uterine prolapse, ठीक है. Then 40 years old lady है, she comes with a complaint of leakage of urine while coughing, ठीक है. तो वो they are asking for the diagnosis. So this is stress urinary incontinence. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर. तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, हेजिटेंसी एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड नॉक्चूरिया होता है, ठीक है. किस तरह से आप मैनेज करते हैं इसको. तो जनरल मैनेजमेंट में आपके पास पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज कराएंगे. सर्जिकल मैनेजमेंट में टेंशन फ्री वेजाइनल टेप और बर्च कॉल्पो सस्पेंशन इज अ सर्जिकल मैनेजमेंट. और फार्माकोलॉजिकल में फ्लोलॉक्सिटिन है. फिर किस तरह से आप कंफर्म करेंगे इसको. तो आप पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे फॉलोड बाय यूरोडायनेमिक स्टडीज़. देन आपने वेरियस टाइप्स बतानी है ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशंस. तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है. बेसिकली इसमें इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन होता है ड्यूरिंग रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. स्पेशली आपको कफिंग स्नीजिंग में नजर आएगा. जो डिट्रूजर ओवर एक्टिविटी इनकॉन्टिनेंस है, इसमें आपके पास इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन होता है और साथ में अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी और नॉक्चूरिया भी आपको मिलता है, ठीक है. जो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है, बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड डिट्रूजर इनकॉन्टिनेंस, ठीक है. और हमारे पास जो टोटल इनकॉन्टिनेंस है, इसमें हमारे पास कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल होता है ड्यू टू यूरिनरी फिस्चुला फॉर्मेशन, ठीक है. और जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, इसमें यूरिन का ओवरफ्लो होता है फ्रॉम द फिल्ड ब्लैडर इन केस ऑफ एनी यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है. सो यहाँ पे गायनी की ऑस्पी ख़त्म हो जाती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.